हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हमने अपनी लास्ट सेशन में परवलय यानी पैराबोला कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दीर्घवृत्त यानी एलिप्स। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जिनका तल में स्थित दो बिंदुओं से योग सदैव अचर होता है दीर्घवृत्त कहलाता है। यानी किन पॉइंट्स का कलेक्शन, किन बिंदुओं का समुच्चय या फिर किस बिंदु का बिंदु पर दीर्घवृत्त कहलाता है, जिसका तल में स्थित दो बिंदुओं से, ठीक है, किसी प्लेन में स्थित दो बिंदुओं से, सपोज कोई पॉइंट में ले रही हूं, ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और ये ले लिए मैंने दो बिंदु, उन बिंदुओं का समुच्चय, इस पॉइंट का लोकस यानी इस बिंदु का बिंदुपथ तल में स्थित दो बिंदुओं से योग यानी PF1 प्लस PF2, ये योग सदैव अचर होता है। यानी PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट होता है, अचर होता है। अगर ऐसा होता है तो यही जो पाथ बनेगा इस बिंदु P से, ठीक है, इस तरह के बिंदुओं का जो कलेक्शन होगा वही होगा दीर्घवृत्त। ठीक है, ये बिंदु चाहे यहां है तब भी PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट है, ये यहां आ जाएगा तब भी ये कंडीशन रहेगी, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तब भी ये कंडीशन रहेगी। तो ये जो हमारी फिगर क्रिएट होती है इस बिंदु के चलने से, यानी इन सब बिंदुओं के कलेक्शन से, ये जो इस पाथ पर है, यही पाथ हमारा कहलाता है दीर्घवृत्त यानी एलिप्स। ठीक है, ये जो दो स्थित बिंदु हैं, जैसे सर्कल में होता है, सर्कल में एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, उसको हम केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त की नाभियाँ। ये जो स्थिर बिंदु है, हाँ स्थिर बिंदु है, कांस्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कहलाते हैं दीर्घवृत्त की नाभियाँ यानी फोकाई ऑफ एलिप्स। फुकाई है इसलिए मैंने F1 और F2 से डिनोट किया है। परवलय की नाभि को हम F से डिनोट कर रहे थे, उसमें केवल एक नाभि थी, यहाँ पर दो नाभियाँ हैं F1 और F2। ठीक है, इन्हीं दोनों नाभियों से इन पर स्थित सभी बिंदुओं से दूरियों का योग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा सा और बनाती हूँ। हम एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं पहले, हमें अप्रॉक्सीमेटली इसकी फिगर पता चल गई कि कैसी होती है। ठीक है, देखिए ये हो गई F1, ये हो गया F2। जब हमने परवलय की बात की थी और परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले थे, तो हमने चार तरह के परवलय के स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले थे, जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस उसकी एक्सिस थी। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। हम दीर्घवृत्त की एक्सिस क्या लेंगे, अक्ष क्या लेंगे, एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष। सबसे पहले लेते हैं हम इसका अक्ष। अक्ष क्या होगा, जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष को मैं ले रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया कि ये एक्स अक्ष है और ये हमारे दीर्घवृत्त का अक्ष भी है। ठीक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स एक्स डैश। दीर्घवृत्त का केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, सबसे पहले नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। दो नाभियां हैं F1 और F2, इनको जो रेखाखंड मिला रहा है यानी ये वाला पार्ट, ये इनका मध्य बिंदु, ये कहलाता है दीर्घवृत्त का केंद्र यानी सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये क्या हो गया, दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया। ये दोनों फोकाई हो गई। दो चीजें हमें अभी तक पता चल गई हैं। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होता है, दो तरह के अक्ष होते हैं दीर्घवृत्त में, एक दीर्घ अक्ष, एक लघु अक्ष। अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम दीर्घ अक्ष की बात कर रहे थे। ठीक है, दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स क्या होती है, दीर्घवृत्त के उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। किन दो बिंदुओं को, दीर्घवृत्त के किन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जो नाभियों से होकर जाता हो। ऐसा कौन सा रेखाखंड है, ये देखिए, ये रहा। ठीक है,
दीर्घवृत्त के इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि नाभियों से होकर जाता है F1 और F2 से, और साथ के साथ सेंटर से भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, केंद्र से भी जाएगा, तो यही हमारा कहलाता है दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस। ये क्या हो गया? दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। अब बात करते हैं लघु अक्ष की। दीर्घवृत्त का लघु अक्ष क्या होता है? दीर्घ अक्ष के लंबवत, यानी ये जो मेजर एक्सिस हमने निकाली थी इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके लंबवत होगा लघु अक्ष, और क्या होगा? और केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड। कौन सा रेखाखंड? जो केंद्र से होकर जाएगा और इस दीर्घ अक्ष के लंबवत होगा, यानी ये हो गई हमारी माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष। ये हो गया लघु अक्ष। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया? स्थिर बिंदु हमारे दीर्घवृत्त की नाभियां हो गई F1 F2, उसके बाद दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया F1 F2 का मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला बिंदु। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष हो गया ये वाला, और दीर्घवृत्त का लघु अक्ष हो गया ये वाला। ठीक है, दीर्घवृत्त के शीर्ष कौन से होंगे? दीर्घवृत्त के जो दीर्घ अक्ष है यानी जो मेजर एक्सिस है, इसके एंड पॉइंट्स यानी ये और ये कहलाते हैं इसके शीर्ष यानी वर्टिसेस। ठीक है, एक तो ये हो गया शीर्ष और ये हो गया शीर्ष। ये हो गया फोकस यानी नाभि। ठीक है, एक नाभि हो गई ये नाभि, केंद्र, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष और शीर्ष। अब हम पढ़ते हैं किसी भी दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी आधा दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है? ये है दीर्घ अक्ष, और सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी या फिर इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी। ये मेरी सेमी मेजर एक्सिस है, ये भी मेरी सेमी मेजर एक्सिस है। तो हमें क्या करना है? अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध लघु अक्ष सेमी माइनर एक्सिस, और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी यानी इस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट मेरा O है तो इस पॉइंट से F1 या फिर इस पॉइंट से F2 के बीच की दूरी में संबंध। इन तीन चीज़ों में हम संबंध निकालने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंसेस लेते हैं, दूरियां लेते हैं, तो हमेशा मूल बिंदु से शुरू करते हैं। ठीक है, दूरियां हमेशा मूल बिंदु से हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? हम मूल बिंदु या फिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, मूल बिंदु यानी कोऑर्डिनेट हो गए, निर्देशांक हो गए 0 0। ठीक है, माना ये जो शीर्ष है दीर्घवृत्त का, ये शीर्ष है, ये दोनों हमने माना कि इस बिंदु से इस वाले शीर्ष की दूरी है a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? a0, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? a। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने माना इस बिंदु से यहाँ ये जो हमारा माइनर एक्सिस है, ये एलिप्स को, दीर्घवृत्त को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इस बिंदु तक की दूरी मैंने मान ली b। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए a0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0b, और ये डिस्टेंस भी b होगी तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -b। ठीक है, तो देखिए जो मेरा दीर्घ अक्ष है, जो मेजर एक्सिस है, उसकी अगर मैं लेंथ देखना चाहूँ, उसकी लंबाई तो कितनी होगी? a दूरी ये और a दूरी ये। अगर इस पॉइंट को मैं a ले लूँ और इस पॉइंट को a1 ले लीजिए, इसको a2 ले लीजिए, f1 f2 लिया है, इसको a1 a2 ले लीजिए, इसको आप b1 b2 ले लीजिए। ठीक है, तो a1 a2 यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी हमारी 2a, a प्लस a बराबर 2a। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, वैसे हम अभी इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? किसी तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जिनका तल में स्थित दो बिंदुओं से योग
सदैव अचर होता है, सदैव अचर होता है। और वो अचर क्या होता है? वो अचर इस 2a के बराबर ही होता है, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है ये अचर। यानी स्टार्टिंग में जो हमने फिगर बनाई थी ये कुछ इस टाइप की ये बनाई थी ना, ये पॉइंट लिया था P, ये लिया था F1, ये लिया था F2, यानी PF1 प्लस PF2 ये हमेशा 2a के इक्वल होगा। ये पॉइंट अगर यहाँ से हटके कहीं और भी पहुँच जाए ना, सपोज हमने मान लिया ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का नाम आप Q दे दो, तो QF1 ये वाली डिस्टेंस प्लस QF2 ये वाली डिस्टेंस ये भी 2a होगा। अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ आ गया शीर्ष पर, सपोज ये हो गया R, तो RF1 प्लस RF2 ये भी हमारा 2a होगा, क्योंकि इस दीर्घवृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु हैं सबका नाभियों से दूरियों का योग एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट इस 2a के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो अचर है ना, ये हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई है। चलिए अब हमें फाइनली क्या निकालना है? हमें अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी a है, अर्ध की लंबाई हो जाएगी दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी 2a है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी a। यानी हमें रिलेशन निकालना है a b और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी, इसको भी आप कुछ नाम दे दीजिए, माना कि ये दूरी c है, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी, और ये क्या हो गया c। यानी हमें a b और c में संबंध निकालना है, a b और c में रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए हमने क्या लिया, o ये हमारा सेंटर है, 0 0 हमने लिया, मूल बिंदु इसको लिया, ये दूरी ले ली हमने a, ये दूरी भी a हो जाएगी, कोऑर्डिनेट -a0 हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। ये दूरी ले ली हमने b। ठीक है, ये दूरी a, ये दूरी b और ये दूरी c, जिन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है। चलिए डेफिनेशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या दिया था? तल के उन बिंदुओं का समुच्चय। इस तल पर, इस दीर्घवृत्त पर हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, सपोज मेजर एक्सिस पर हमें लेना है। ठीक है, मेजर एक्सिस पर हमने ये बिंदु ले लिया a1 और एक बिंदु हम माइनर एक्सिस पर लेंगे, ये बिंदु ले लिया हमने b1, यानी a1 और b1 हमने दो बिंदु ले लिए। अभी हमने क्या देखा था, कोई भी बिंदु आप लो दीर्घवृत्त पर तो उनकी फोकाई से दूरियों का योग अचर होता है। ठीक है, तो बिंदु A1 का दोनों नाभियों से फोकाई से दूरियों का योग भी अचर होगा, यानी A1F1 प्लस A1F2 अचर होगा। ठीक है, 2a के बराबर होगा, अभी आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए A1F1 प्लस A1F2। ठीक है, इस बिंदु का दोनों नाभियों से दूरियों का योग। ठीक है, चलिए कितना आएगा, A1F1 ये है, ये दूरी तो है मेरी a, ये दूरी है c, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, a माइनस c, यही तो बचेगी, a माइनस c, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करके। तो A1F1 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस c। ठीक है, अब बात करते हैं A1F2। यहां से 0 से F1 तक की दूरी c, तो 0 से F2 तक की दूरी भी कितनी है, c। ठीक है, ये दूरी भी c हो जाएगी। अब लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, A1F2 की। A1F2 को मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ से पहले मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। A1F2 को क्या लिख सकते हैं हम, A1O प्लस F2O यानी OF2। क्या हम A1F2 को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A1F2 इक्वल्स टू A1O यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस F2O यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इन दोनों का ये जो दोनों डिस्टेंस है इनको सम करके ये तो हमारा A1F2 आएगा। तो मैंने A1F2 को इन दो डिस्टेंसेस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे A1O की वैल्यू मालूम है। A1O यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A कितनी है, A प्लस OF2 कितना है मेरा, C। तो A1F2 कितना आ गया,
ए प्लस सी, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख रही हूँ ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a, ठीक है। कितना आया, वही आया ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस a1f प्लस a2f, कितना आ गया 2a आ गया। इजीली इसलिए निकल गया क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया था a1 वो हमने मेजर एक्सेस पर लिया था, इसलिए ये इजीली निकल गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरा पॉइंट जो हमने एज्यूम किया था माइनर एक्सेस पर b1, ठीक है। अब b1 का डिस्टेंस निकालते हैं इससे और इससे, और उसका सम निकालते हैं, वो भी कांस्टेंट आएगा और इसके बराबर होगा, ठीक है। पहले निकालते हैं b1 f1 प्लस b1 f2, b1 f1, ये डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितनी होगी, b1 f2 है, b1 f1 ये रहा। पहले आप b1 और f1 को ना मिला लीजिए, ये b1 f1 को आप मिलाएंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो b1 o f1 समकोण त्रिभुज हो गया, ये लंब हो गया b, ये आधार हो गया c, तो कर्ण कितना आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b1 f1 आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब b1 f2, b c अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही वैल्यूज है। तो हाइपोटेनस यानी ये जो है हमारा b1 f2, इसकी वैल्यू भी यही आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी मैं यहीं पे 2 लगा दूँ, 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b1 f1 प्लस b1 f2। मैंने आपको बताया था ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये वही चीज़ तो निकली है जो ऊपर हमने निकाली है, वही चीज़ हमने नीचे निकाली है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये 2a के इक्वल होगी, हमेशा 2a के इक्वल होगी, और वैसे भी यहाँ तो 2a के इक्वल होगी ही होगी, क्योंकि तल में से 2 बिंदु से योग सदैव अचर रहता है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में दोनों में इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इसके इक्वेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, चलिए कर दीजिए, 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड का वर्क कर दीजिए, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। आ गया हमारा ए बी और सी में संबंध, ठीक है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं तो हम ए और बी में निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, वैसे तो ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन मैं सी की वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ, ठीक है। सी कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल गया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि हर जगह पर मैं सी को हटा दूंगी, सी के प्लेस पर ए और बी की फॉर्म में मैं वैल्यू रखूंगी, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो वो भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 समथिंग आती है, इस टाइप की इक्वेशन आती है, तो उसमें भी ए और बी आते हैं, सी नहीं आता, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, ए बी और सी में रिलेशन निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्केंद्रता की। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी है ना, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात, यानी किस किस का अनुपात, इस वाली डिस्टेंस का OF1 जिसको हमने C बोला है और OA1 जिसको हमने A बोला है, इन दोनों दूरियों का अनुपात C/A, इसको ही हम उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। फिर से देख लीजिए, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और दीर्घवृत्त के केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि
और दीर्घवृत्त के केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात C/A, यही कहलाता है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। ठीक है, तो क्या हो गया, E = C/A। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी हम करेंगे दीर्घवृत्त पे ए और बी की फॉर्म में करेंगे, सी को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ए बी से और ई से भी। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी निकलेगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी ए ई। ठीक है, सी कितना आ गया, ए इंटू ई। ए मुझे पता है सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष, और ई है हमारी उत्केंद्रता। ठीक है, अब आप ये देखिए C बराबर ए ही हमारा आ गया। अभी हमारा जो फोकाई था, जो ये F1 और F2 हमारे थे, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, ये वाली डिस्टेंस C थी, तो F1 के कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा C 0, और F2 के कोऑर्डिनेट कितना हो गया -C 0, और C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं A और E की फॉर्म में। तो मैं लिख सकती हूँ कि F1 के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे AE 0 और F2 के कोऑर्डिनेट हो गए -AE 0। यानी हमारे फोकाई, हमारी नाभियाँ क्या निकल गई, नाभियों के निर्देशांक होगा AE 0 और -AE 0, यानी +-AE 0 हमारे नाभियों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऑलराइट, तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है आज के सेशन में, देखिए हमने दीर्घवृत्त देख लिया क्या होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है, ये 2a, ये कांस्टेंट होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका सेंटर क्या होता है, इसकी नाभियाँ क्या होती हैं, इसका दीर्घ अक्ष क्या होता है, इसका लघु अक्ष क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होता है, अर्ध लघु अक्ष क्या होता है, कैसे इनके निर्देशांक हमने निकाले, और इनके इसमें हमने रिलेशन निकाला A, B और C में उत्केंद्रता पढ़ी। तो बच्चों आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दीर्घवृत्त के मानक समीकरण, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, दीर्घवृत्त समझ आया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।